बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो इसका फ़ायदा हमें पाकिस्तान अफेयर में भी होगा, करंट अफेयर में भी होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ऑब्वियसली होगा। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को समझने से पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, हमें ढांचा पता हो। उसके बाद फिर हम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर ठीक जा रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट से। नेशनल इंटरेस्ट के बारे में एक बड़ा फेमस जुमला कहा डॉक्टर ज़ुबेगनू बर्जेस्की ने, वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट डू नॉट चेंज बट पॉलिसीज़ आर चेंज टू अचीव इट। वो कहते हैं कि जो पूरी कौम के मफाद होते हैं ना, वो कभी भी तब्दील नहीं होते हैं। हाँ, वक्तन फ़वक्तन पॉलिसीज़ ज़रूर चेंज होती रहती हैं उनको हासिल करने के लिए। मैं अभी आपको इसकी मिसाल देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो दुनिया में यूनिपोलर बने। ठीक है जी। अब उसने इस यूनिपोलैरिटी को अचीव कैसे किया? उसने अचीव किया जी कि जिस वक्त सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की है अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने जो है वो मिलकर दोनों ने काम किया और सोवियत यूनियन को वहाँ पर हमने डिफीट किया। उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या था? अमेरिका को यूनिपोलर बनाना। लेकिन उस नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने मेन काम क्या किया था? मेन काम ये किया था उन्होंने कि उन्होंने तालिबानाइजेशन को सपोर्ट किया, उनको फ्रीडम फाइटर करार दिया, उनको फंडिंग की। आज वो दुनिया में यूनिपोलर तो बन चुके हैं, पर उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि यूनिपोलरिटी को मेंटेन किया जाए। जो चीज़ हासिल कर लिया दुनिया में, इसको मेंटेन की जाए। अब उसको मेंटेन करने के लिए उनके रास्ते में क्या रुकावट है? अफ़गानिस्तान में उनके रास्ते में रुकावट इस वक्त जो है वो तालिबानाइजेशन है। पॉलिसीज़ चेंज हुई, पहले उनको सपोर्ट कर रहे थे, आज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा उनको मार रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट उसके पीछे कल भी वही था, आज भी वही है। तो ये जुमला बहुत इसके ऊपर फिट होता है कि नेशनल इंटरेस्ट कभी भी तब्दील नहीं होते हैं। अलबत्ता वक्तन फ़वक्तन पॉलिसीज़ ज़रूर चेंज होती रहती हैं उनको हासिल करने के लिए। अब हम नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है को अगर अंडरस्टैंड करना हो तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मफाद होते हैं जिस पर पूरी कौम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लेट्स सपोज पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पूरी कौम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉली प्लेसेस हैं, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में शामिल है, हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी ही करनी है। उसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट के अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो वो हमेशा आइडियोलॉजी के मुताबिक होना चाहिए, जो भी जिस मुल्क की आइडियोलॉजी है। ये वो कॉमन चीज़ें हैं, वो चाइना के अंदर भी यही फॉरेन पॉलिसी फिट हो सकती है स्ट्रक्चर के अंदर, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो कोई भी ममालिक हो। बेसिक स्ट्रक्चर यही है दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो आइडियोलॉजी के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरा, उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, आपको तीन इंटरेस्ट कॉमन मिलेंगे। उसमें पहला इंटरेस्ट कौन सा है? वो प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं तो आपको कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करना है। अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में है तो इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। अगर सोवियत यूनियन में होते तो आपको कम्युनिज्म को प्रोटेक्ट करना था। यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं, आपका जो भी मुल्क है, तो उसके कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, इकोनॉमिक वेलबींग। हर मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर मुआशी खुशहाली आए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड इट्स स्टेट्स। जिस मुल्क को हासिल किया गया है उसकी सरहदों की हिफाजत, उसके लोगों की हिफाजत, ये हर मुल्क का जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है और उनके ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन होता है ये। उसके अलावा हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ चलते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन ही नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर खड़ी है। तो जब तक हमें यही चीज़ नहीं पता होगी तो हम फॉरेन पॉलिसी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन ये है कि दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम करना और अप्रोप्रिएट स्टेप लेना इंटरनेशनल लेवल पर।
अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आपने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने मखसूस इक़दाम करने हैं इंटरनेशनल लेवल पर। दिस इज़ द फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद बर्नार्ड लुइस ने इसकी जो है डेफिनेशन दी है। उसने कहा कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करना, जो कौम के मफाद है वो हासिल करना, अपनी आइडियालॉजी को बचाना, मुआशी खुशहाली चाहना, रियासत की इस हिफाजत, लोगों की हिफाजत, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बर्नार्ड लुइस जो है वो ज्यूज़ हैं, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं ये भी। ये यरूशलेम पोस्ट में भी लिखते हैं, और उसके बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो है वो ये डीन भी हैं, अब रह चुके हैं डीन, अब नहीं है इस वक्त। तो ये डेफिनेशन थी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से असूल हैं जिसके गिर्द हम रिवॉल्व करते हैं और अपने ये मफादात हासिल करते हैं। उसमें पहला जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना हमें ज़िंदगी में दुनिया में रहने का हक़ है, जो हकूक़ हमें हासिल है, हम यही तवक्को करते हैं कि दूसरों को भी यही हासिल होने चाहिए। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इस चीज़ की वजाहत करती है कि दूसरों की लिबर्टी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी फ्रीडम की होनी चाहिए, उनकी सवरेंटी की होनी चाहिए, और दूसरे ममालिक से भी हम यही तवक्को करते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान हमेशा डिसइंटरेस्टेड रहा है कि दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो ताका झानी करे, ठीक है जी, ताका झानी करे। तो और पाकिस्तान जो है वो इम्पीरियलिज़म को अपोज करता है, उसकी मुखालफत करता है, अग्रेशन की मुखालफत करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स का, वो है नॉन अलाइन। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या चीज़ है? यानी कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ये नॉन अलाइन मूवमेंट है। दुनिया जो है वो पहले बाईपोलर थी, अब यूनिपोलर है। सो पाकिस्तान जो है वो यूनिपोलरिटी का भी हिस्सा नहीं बनेगा। एक आज़ाद के तौर पर, एक अलहदा मुल्क के तौर पर जो है वो रहेगा, तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। बाईलैटरल रिलेशन का क्या मतलब है? बाईलैटरल रिलेशन का मतलब होता है कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, कि कई ममालिक होते हैं जो आपस में ट्राईलैटरल रिलेशन होते हैं। बाईलैटरल का मतलब है दो तरफ़ा ताल्लुकात। ये आपके पड़ोसियों के साथ भी हो सकते हैं, उसके अलावा किसी और कंट्रीज़ के साथ भी हो सकते हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में यूनाइटेड नेशन चार्टर का क्या रोल है। यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं कि आप हमेशा दूसरों की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी के बॉर्डर को आप ख़राब ना करें। जैसे कि अफ़गानिस्तान रिसेंटली जो है वो कोशिश कर रहा है दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए फाटा वाली साइड से। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, तो ताकतवर ममालिक जो है वो गरीब ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। उसके बाद सेल्फ सपोर्ट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। पाकिस्तान हमेशा से हक़ खुद इरादियत के लिए जो लोग जंगें लड़ रहे हैं, वो खा कोई भी ममालिक हो, पाकिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। उसमें पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, कश्मीरी पीपल को सपोर्ट करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं। और पाकिस्तान ने इसी वजह से जो है वो सोवियत यूनियन ने जो अफ़गानिस्तान में ऑक्यूपेशन की थी, उसकी पाकिस्तान ने मुखालफत की। फिर पाकिस्तान का आर्टिकल 40 क्या कहता है? वो है रिलेशन विद इस्लामिक कंट्रीज़। ये पाकिस्तान के जो है वो पिलर हैं, हमने किस दायराकार में रहना है। तो वो आर्टिकल 40 हमें ये बताता है कि हम इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करें। उसके अलावा डी वेपनाइजेशन, पाकिस्तान हर सतह पर डी वेपनाइजेशन को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान साउथ एशिया में चाहता है कि डी वेपनाइजेशन हो। उसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि जो नस्ल परस्ती की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए, और पाकिस्तान तमाम सतह पर जो है वो ये चाहता है कि ख़त्म हो, और इसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में तमाम लोगों को बेहतर हकूक़ मिलते हैं। उसके अलावा गुड रिलेशन विद नेबर्स हैं। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि उसके नेबर्स के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों, ठीक है जी, और तमाम सतह पर अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर है। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक उसूल है।
तो पाकिस्तान जो है वो नॉन अलाइड मूवमेंट का मेंबर है, OIC का मेंबर है, ECO का मेंबर है, सार्क का मेंबर है, UNO का एंड ETC। उसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक और असूल ये है कि हमारी आज़ाद सियासत होगी, कोई हमारी सियासत में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई हमें डिक्टेशन नहीं देगा, कोई इंटरनेशनल पावर जो है वो हमें बाहर से चलाने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी पॉलिसी इम्पार्शियल होगी, किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, सबको इक्वल लेके चलेगी। हमारे मुल्क में पीस की प्रमोशन होनी चाहिए, ठीक है जी, और हमारे लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होना चाहिए। अब ये जो असूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन्होंने ये बात तय कर दी कि पाकिस्तान ने किस किस दायराकार में रहना है। इस असूलों में से मैं ज़रा आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि पाकिस्तान ने दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखना है, दूसरों की सॉवरेंटी का ख्याल रखना है, उनकी खुद मुख्तारी का ख्याल रखना है, किसी नॉन मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना है। इसी के मुताबिक ही हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी देनी है दुनिया में और अपने इंटरेस्ट को हासिल करना है। हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात भी रखने हैं, तमाम ममालिक से रखने हैं, अपने पड़ोसियों से भी रखने हैं अच्छे ताल्लुकात, उसमें इंडिया हो हम उनसे भी अच्छे ताल्लुकात रखें, हम अफ़गानिस्तान से भी रखें, हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखें। यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर हमें पता चलता है कि किसी के ममालिक के बॉर्डर की छेड़छाड़ी ना करें, किसी के इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। अगर कोई ममालिक हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहा हो, जैसे कि कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है, चचनिया में, बॉस्निया में, इस तरह के जो भी लोग हक़ खुद इरादियत के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बर्मा में जो फ़ाइट कर रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, ईरान के साथ अच्छे करेंगे, सऊदी अरब के साथ अच्छे करेंगे, ताकि हमारे जो है वो ममालिक में मसाइल ना ख़राब हों। उसके अलावा था फिर मैंने कहा था कि डी वेपनाइजेशन की मैंने बात की। हम असले वगैरह पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम नस्ल परस्ती को ख़त्म करेंगे, हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम मेंबर हैं उसके ज़रिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम हासिल करेंगे। अब सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है वो एनर्जी पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, ट्रेड भी डिस्कस करते हैं। इस तरह जो है वो ECO भी इसी तरह ही है, जिसमें टूरिज़म है, ट्रेड है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो है वो बिज़नेस है। उसके अलावा फिर हमारी आज़ाद सियासत की मैंने बात की, इम्पार्शियल पॉलिसी की। हमारे मुल्क में पीस होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। ये वो असूल हैं, ये दुनिया के तमाम ममालिक में इम्प्लीमेंट होते हैं और पाकिस्तान के भी यही असूल है और यही असूल पाकिस्तान का आइन तय करता है। उसके अलावा अब हम चलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाते कौन लोग हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को क्या है, यानी कि इसको मुतय्यन कौन लोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रकियो। इससे मुराद ये होता है कि 3 लोगों का ये बेसिकली ग्रोह होता है, जिसमें पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी देती है वो इन प्रिंसिपल के गिर्द घूमती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी में मदद देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मदद देती हैं, प्रेशर ग्रुप इसमें मदद देते हैं, पार्लियामेंट मदद देती है, लोगों की साइकी बताती है कि हमने किन ममालिक से कैसे ताल्लुकात कायम करने हैं, हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बताती है इसके ऊपर कि हमने कैसे ताल्लुकात कायम करने हैं। ये तो हमारी थी 2 चीज़ें हमने अभी तक कवर की, बल्कि 3 कवर की। एक हमने नेशनल इंटरेस्ट को समझा, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की उसमें हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने प्रिंसिपल देखे फॉरेन पॉलिसी के, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी देखे। अब हमने देखना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने मुल्क को एक डायनामिक कंट्री के तौर पर, यानी कि एक ऐसा मुल्क बनाकर पेश करना है कि ये दुनिया की दौड़ में बराबर चल रहा है। अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता ममालिक बनाकर पेश करना है, एक मॉडरेट मुल्क बनाकर पेश करना है और डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री बनाकर पेश करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमने उन असूलों के अंदर रहकर हासिल करने हैं। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली मेजर पावर्स एंड इमीडिएट नेबर्स। अपने पड़ोसियों के साथ, इंटरनेशनल पावर के साथ और तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, तमाम नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। उसके अलावा हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमारे जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो हमने हासिल करने हैं, जिसमें हमारा कश्मीर शामिल है। उसके अलावा
हमने अपनी कमर्शियल्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मजबूत करना है ताकि हमारे मुल्क में पैसा आए, हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हो। उसके अलावा जो हमारे तारकीन वतन है, जिसको डायस्पोरा अब्रॉड कहा जाता है, जो बाहर जो क़याम पज़ीर हैं, वो जो पैसा हमारे मुल्क में भेजता है, उनकी हमें हिफाजत करनी है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है दुनिया में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारे मुल्क की इकॉनमी है, हमारे मुल्क का नाम है दुनिया में। उसके अलावा हमने देखना है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको अपने मुल्क के लिए, अपने रीजन के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बेहतर तरीके से यूज़ करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो अब मैंने नए शामिल किए हैं इसके अंदर? हमारे और ऑब्जेक्टिव ये हैं कि अपने ममालिक से टेररिज्म को ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने पीछे बात की थी प्रिंसिपल में कि प्रमोशन ऑफ पीस करनी है, मुल्क के अंदर अमन करना है। तो अमन करने के लिए इस वक्त हमें टेररिज्म का सबसे ज़्यादा इशू है। लोग खौफजदा हैं, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आते हमारे मुल्क में। उसके बाद हमने हॉली प्लेसेस का प्रोटेक्ट करना है। जो मक्का और मदीना है, वहाँ पर कोई किसी किस्म का जो है वो अग्रेसिव अटैक ना करने की कोशिश करे। उसके बाद इस्लामिक आइडियोलॉजी को दुनिया में प्रोटेक्ट करना है। आइडियोलॉजी से मुराद होता है कि नज़रिया जिसके गिर्द आपकी ज़िंदगी घूमती है। हमने अपने न्यूक्लियर एसेट को प्रोटेक्ट करना है। मिलिट्री डेवलपमेंट इतनी कर लेनी है कि हमारा रीजन के अंदर बैलेंस हो जाए। हमारा अगर दुश्मन कोई भी है हमारा रीजन के अंदर, वो कम से कम इतना आगे ना निकल जाए कि हम उसके हिसाब से बैलेंस भी ना हो सके रीजन के अंदर। हमने इतनी डेवलपमेंट ज़रूर करनी है कि अपने दुश्मन से आगे ना निकलें, तो कम से कम बैलेंस ज़रूर हो। और इस वक्त हमारे प्रोविंसेस की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमने हासिल करने हैं। अब बात ये है, अगली स्लाइड में हमने ये देखना है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट लेते कहाँ से हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका से लेते हैं, जिसमें हमारी इकॉनमी शामिल है, मिलिट्री डेवलपमेंट शामिल है। मिलिट्री डेवलपमेंट में मैंने अभी बात की थी कि हमें इतनी पावर चाहिए कि हम कम से कम दुश्मन के बराबर हों, अगर आगे नहीं जाते तो उनके बराबर ज़रूर हों। तो अमेरिका हमें इस चीज़ में मिलिट्री डेवलपमेंट देता है, हमें इकॉनमी देता है। हम 7 से 9 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल बेचते हैं दुनिया में, ठीक है जी। और अमेरिका हमें 9 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल से और दूसरी चीज़ों से मिलाकर जो है वो हमें रेवेन्यू देता है, ये अकेला मुल्क। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमें हेल्प देता है, हमें एड मुख्तलिफ़ चीज़ों में देता है। यूरोपीय यूनियन से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें हमारी इकॉनमी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। उसके अलावा हम चाइना से इकॉनमी ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, अब हम मिलिट्री डेवलपमेंट भी ले रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमारा कामरा एयरबेस के ऊपर जो है वो हम उनके साथ जहाज़ बना रहे हैं। उसके अलावा हम न्यूक्लियर में उनके साथ काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले रहे हैं। रशिया से हम क्या लेते रहे हैं, अब रशिया से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले रहे हैं। रशिया ने 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का जो है वो एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इन्होंने हमें मिलिट्री डेवलपमेंट का भी जो है वो वादा किया कि हम आपको जो है वो मिलिट्री भी देंगे, यानी कि आपको इक्विपमेंट भी देंगे। सऊदी अरेबिया से हमारे क्या चीज़ें हैं, इकॉनमी जुड़ी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज आता है क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। उसके अलावा हमें एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल गैस वहाँ से आती है। उसके अलावा यूएनओ का प्लेटफार्म क्या चीज़ देता है, यूएनओ का प्लेटफार्म हमें हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन और हमारे इशू को रेस करने का मौका देता है। जैसे कि कश्मीर का इशू है, ईरान से हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, कतर से हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट से हमारी एनर्जी पूरी हो रही है, जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट टापी का मंसूबा, जिसको कहते हैं गैस पाइपलाइन का। अब पाकिस्तान में देखना है कि इशू कौन से हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, यानी कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो मैंने इतने पीछे आपको डिस्कस करके बताए, आखिर क्या वजह है वो ये हमें हासिल क्यों नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास प्रॉपर फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है। दूसरा, कश्मीर का इशू बना हुआ है हमारे लिए, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम इसकी एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इशू ही नहीं लेके जा रहे हैं। अब कश्मीर के अंदर एक और इशू बनने जा रहा है, जैसे इसराइल ने जो है वो आबादकारी की और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ताकतवर भी वहाँ पर हो चुके हैं, उनकी आबादी भी बढ़ गई है। सो अब उनको जो है वो वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। इसी तरह ही अब इस वक्त कश्मीर के अंदर यही पॉलिसी हो रही है कि वहाँ पर आबादियाँ की जाएँ और इस खित्ते को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया जाए।
ये इकोनॉमी की चिड़िया है कश्मीर। उसके अलावा वाटर क्राइसिस, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का इशू जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का पानी जो है वो काटा जा रहा है वहाँ से। मैंने जिस वक्त सी पैक के ऊपर लेक्चर बनाया था तो मैंने बताया था कि मेरा ख्याल 1 साल पहले मैंने वो लेक्चर बनाया था और मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मसाइल क्या होंगे। शायद कोई लोग कुछ लोग समझते होंगे कि ये जो मेरे लेक्चर होते हैं ये शायद बाइस होंगे, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ होंगे। इसमें मैं वही रिसर्च दे रहा हूँ जो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लेके आता हूँ। और जो दुनिया में इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो बात होने जा रही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो साल को पूरी हो, वो 1.5 साल को पूरी हो, लेकिन उसके पीछे जो है वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग और एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो है वो इन्होंने अमेरिका में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर, या असल में अमेरिका का हदफ पाकिस्तान नहीं है, उसका हदफ बेसिकली चाइना है। हमें तो रोकना उसके लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। उसका बेसिक हदफ है चाइना। अब चाइना जो है वो ग्रोइंग पावर बन के हमारे मुल्क में आ रहा है और उसने यहाँ से ट्रेड करनी है और इंडस्ट्री लगानी। इंडस्ट्री को चलाने के लिए पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो वाटर क्राइसिस का इशू जो है वो खड़ा कर रहे हैं इस वक्त। इस इशू के पीछे जो है वो बैक पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना को रोकने के लिए। उसके अलावा पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, हमें दुनिया में अलहदा किया जा रहा है, उसके लिए हमें टेररिज्म का बहाना बनाएंगे। आप ये देखें कि हमारा अगर जो नेबरिंग बॉर्डर्स हैं हमारे, किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ना अफ़गानिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ, ना इंडिया के साथ। चाइना के साथ थोड़े से ताल्लुकात अच्छे हैं, वो भी चाइना की भी मजबूरी है। उसके अलावा हमें जो है वो अब एक नई मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान को इतना इन्होंने डेट के अंदर ले जाना है। हमारी करंट गवर्नमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेट के अंदर ले गई है। अब वो चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट स्टेट इकोनॉमिकली कर दिया जाए। या तो पाकिस्तान जितना पैसे कमाएगा सारे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को देगा, अगर नहीं दे सकता तो इसको दुनिया से जो है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। ये इस वक्त जो है वो दुनिया में पॉलिसी डिस्कस हो रही है, आलमी ताकतें, कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कैसे करना है। उसके अलावा टेररिज्म का इशू, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या पाकिस्तान के और जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट होने से रोका जाए, तो उसके लिए इन्होंने टेररिज्म का जो है वो इशू किया हुआ है। टेररिज्म का मसला 2025 तक जारी रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जो है वो बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये 2025 से पहले नहीं ख़त्म होगा और 2025 तक इस रीजन के अंदर इतना क्याउस होगा कि चाइना और रूस हाथ खड़े कर देंगे अमेरिका के आगे। जो दुनिया को यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी में ले गए हैं ये दो मुल्क, ये अपने हाथ खड़े कर देंगे यहाँ पर। उसके अलावा पाकिस्तान को अपना इस्लाम बचाना है, अपनी आइडियोलॉजी इस्लामिक बचानी है। दुनिया में इस वक्त जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम हो रही है, क्योंकि पहले कम्युनिज़म दुश्मन था, इस वक्त जो है वो इस्लाम एक एज आ आइडियोलॉजी, एक एज आ सिस्टम जो है वो दुनिया में इशू बना हुआ है। हमें अपनी इकोनॉमी प्रोटेक्ट करनी है। अब आप देखें, हम अपनी इकोनॉमी कई कई ममालिकों से प्रोटेक्ट करते थे, अब वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही है। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सऊदी अरब भी डिस्टेबलाइज हुआ है। हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ईरान में नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है। यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं है। चाइना हमें इतनी इकॉनमी नहीं दे सकता 9 बिलियन डॉलर की, ये अमेरिका का ही काम है इतनी इकॉनमी देना। लेकिन आखिर क्या वजह है हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? तो मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट एक पेज पर नहीं है। फिर न्यूक्लियर इशू का हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के पीछे हैं कि इनसे न्यूक्लियर एसेट्स ले लिए जाएँ, फिर जैसे मर्ज़ी जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो फ़ाटा को अलहदा करने की, बलूचिस्तान को अलहदा करने की और सिंध को अलहदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान को इशू आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वो कोई ऐसी तहरीक चलाकर ये इशू खड़े करें या जैसे भी करें, ये इन आलमी ताकतों के झंडे हैं। तो पाकिस्तान को इसके लिए कोई ना कोई बेटर सिचुएशन देखनी होगी कि इससे कैसे निपटा जाए। अपने दोस्त दुनिया में बढ़ाने होंगे, उनके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। आप इंडिया की मिसाल लें कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कमाल करके रख दिया दुनिया के अंदर।
सऊदी अरब के साथ भी कमाल ताल्लुकात, यूएई के साथ भी कमाल ताल्लुकात, हर ममालिक के साथ ही उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। एक हम ही हैं जिनके साथ जो है वो सऊदी अरब के ताल्लुकात भी अब अच्छे नहीं, ईरान के अच्छे नहीं हैं, यूएई के भी अच्छे नहीं हैं अब ताल्लुकात, अमेरिका के अच्छे नहीं हैं उनके। हालांकि इंडिया जो है वो रूस के ब्लॉक का मुल्क है, लेकिन उनके रूस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, और उनके ताल्लुकात जो है वो इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। अब आखिरी स्लाइड में जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कायद-ए-आज़म फॉरेन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फ्रेंडलीनेस है और गुडविल है दुनिया की तमाम नेशंस के साथ। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट था। और इस लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।